डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने से किया इनकार। हाई कोर्ट की भूमिका और अधिकार क्षेत्र पर उठाए सवाल। तेलंगाना फोन टैंपिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व इंटेलिजेंस चीफ को सरेंडर का दिया निर्देश। हिरासत में पूछताछ के लिए सरेंडर करना होगा। कोविड में जान गंवाने वाले डॉक्टरों को मिलेगा बीमा लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत मिलेगा लाभ। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। सीजेआई सूर्यकांत ने न्यायाधीशों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का गलत अर्थ निकालने की प्रवृत्ति पर जताई चिंता। कहा, मैं सख्त व्यक्ति है मैं हूं और टिप्पणियों से डरता नहीं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी राणा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सोसाइटी बनाने से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। इसी विषय के तमाम पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। नमस्कार परमानंद पांडे जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर आपका इस मसले पर कोई भी सवाल है तो आप फोन करके हमसे राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612793 0120612793 0120612797 हमारा दूसरा नंबर है 0120612793 चलते हैं परमानंद पांडे जी के पास। आपसे जानते हैं सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। राणा जी, ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ये भारत में 1860 में इसको लाया गया है। इसको कहते हैं सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 जी। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जैसे कोई आप काम शुरू करना चाहें लेकिन उसमें कोई वाणिज्य, कोई ट्रेड, कोई बिजनेस का काम ना हो जी। लेकिन आप सही काम के लिए जो बिना नो प्रॉफिट नो लॉस वाला हो उसके लिए आपको शुरू करने के लिए यह रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन होता है इसका। जी। अब उसमें रजिस्ट्रेशन में क्या है, किस चीज के लिए, जैसे हम कोई साहित्यिक काम करना चाहें, पूरे देश भर के साहित्यकारों को जोड़ना चाहें या पूरे राज्य के साहित्यकारों को जोड़ना चाहें या एक किस्म के साहित्यकार को जोड़ना चाहें तो ये एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। या कोई धार्मिक काम शुरू करना चाहें, आप कोई धार्मिक काम शुरू करना चाहते हैं तो हम कोई दो राज्यों में करना चाहते हैं, उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में या बिहार या उत्तर प्रदेश में, तो हम यहाँ पर जाकर के रजिस्ट्रेशन एक जगह पर कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने से हमको एक लाभ ये मिलता है कि हम जिन लोगों को इसमें जोड़ते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी रजिस्ट्रार के यहाँ दी जाती है और हम उनको ये बताते हैं कि देखिए हम किस ढंग से हमारे पास पैसा आएगा और हम किस ढंग से इसको पैसे को खर्च करेंगे। या मान लीजिए कोई आदमी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के विधवा आश्रम खोल देते हैं या बच्चों का अनाथ आश्रम खोल देते हैं। अब वो अनाथ आश्रम खोल दिया तो आपने तो ऐसा नहीं, कोई लायबिलिटी तो होनी चाहिए, कोई आपकी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। अगर आपने जिम्मेदारी नहीं खोला, जिम्मेदारी नहीं रखा और कहीं भर भी आपने विधवा आश्रम खोल दिया और उसमें तमाम तरह के और सारे आरोप लगने लगे हैं, तो इन सारे आरोपों से बचने के लिए आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि उसका रजिस्ट्रेशन हो, उसकी देखरेख हो। बच्चे अनाथ बच्चे आ गए, अनाथ बच्चों को रखने के लिए आपको लोगों से अगर धनराशि मिलती है, लोगों से पैसा मिलता है या सरकार से भी मदद मिलती है तो उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इन्हीं सब कार्यों के लिए रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होता है और ये रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। जी, कानूनी तौर पर पंजीकृत कराना जरूरी है। जी।
आपसे हम अब जानना चाहेंगे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कौन सी संस्थाएं रजिस्टर हो सकती है। अब आपको बताया मैंने कि ना, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इन संस्थाओं को रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। अब आप तय करिए कि हमको क्या करना है, किस ढंग से हमको काम करना अपना शुरू करना होगा, किस राज्य में करना है, कहाँ करना है, ये आप इसका क्षेत्र पहले तय कर लीजिए कि आप हमको इस क्षेत्र में काम करना है। जैसे आपको धार्मिक कार्य में लगाना है, जी सामाजिक कार्य में लगाना है, जी या शैक्षणिक कार्य में लगाना है, या साहित्यिक कार्य में आपको अपने को इन्वॉल्व रखना है, तो आपको ये सब चीजें तय करनी पड़ेंगी। अब उसको तय करने के लिए क्या होता है कि आपको दो चीजें इसमें ध्यान में रखनी होती है कि पहले तो उसमें आप सदस्यों को रखते हैं, जी कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए किसी चीज का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और रजिस्ट्रेशन आपने कराया है तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करना पड़ता है। MOA। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है कि आप वो तय करते हैं, उसमें बाइलाज बनाते हैं, आप नियम और उपनियम को तैयार करते हैं और इस चीज को तय करते हैं कि हमको इसके अनुसार ये काम करना पड़ेगा, हमारे लिए पैसा कहाँ से आएगा, हम पैसे को किस ढंग से करेंगे। और 7 लोगों में आपको कम से कम न्यूनतम संख्या होती है, उसमें आपको तय करना है अध्यक्ष कौन होगा, मंत्री कौन होगा, ट्रेजरर माने कोषाध्यक्ष कौन होगा, जी और बाकी अन्य सदस्य कौन होंगे। इन सारे सदस्यों की सहमति से ही कोई काम आप शुरू कर सकते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपके लिए सबसे जरूरी चीज होती है। आप उसमें तय करते हैं कि हमारी क्या भूमिका होगी, हम किस ढंग का काम करना चाहते हैं। जैसे हम कोई साहित्यिक गतिविधि शुरू करना चाहते हैं, जी तो हम साहित्यिक गतिविधि करने के लिए कि जिसे किस क्षेत्र के लिए, जैसे पूर्वांचल के लिए या पर्वतीय क्षेत्रों के में रहने वाले तमाम ऐसे साहित्यकारों को आगे बढ़ाने का काम हमारा हुआ, तो हम उसके लिए काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसी जिम्मेदारी का अनुरूप आप काम करते हैं और जिम्मेदारियों से आप मुक्त नहीं हो पाते हैं, उन जिम्मेदारियों को आपको पूरा करना पड़ता है। इसीलिए इस रजिस्ट्रेशन कराना इसका आवश्यक होता है। जी आपसे हम जानना चाहेंगे अब कि सोसाइटी रजिस्टर करने के लिए क्या दस्तावेज आवश्यक होते हैं। देखिए, सोसाइटी रजिस्टर करने के लिए तो सबसे जरूरी दस्तावेज तो ये है कि आप अपने बाइलाज बनाइए। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप बाइलाज बनाइए। बाइलाज माने आप अपना नियम बनाइए, नियम के उपनियम बनाइए कि कितने लोग कम से कम होने चाहिए, जी हमारी क्या गतिविधि होगी, और गतिविधियों में मान लीजिए कोई व्यक्ति उसमें लिप्त पाया गया और जो गलत काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ कैसे हमारी कार्रवाई होनी चाहिए, और हम किस ढंग से सरकार से सुझाव मांगेंगे और या सहायता लेंगे। ये 2-4 चीजें आपको तय करनी पड़ती है, उसी बाइलाज में देना पड़ता है, जी उपनियम में देना पड़ता है कि कौन कौन से लोग सदस्य हो सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे संस्थाएं ऐसी होती हैं कि जिसमें सदस्यों के बारे में ही आप निश्चित नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन में आ गए और वो अपने दूसरे ढंग का काम करने लगते हैं, जिसके कारण संस्था की बदनामी होती है, संस्था की मतलब प्रतिष्ठा पर आंच लगती है। इस नाते जरूरी है कि आप अपने बाइलाज को बनाइए, अपने उपनियम को बनाइए, अपने संविधान को रेखांकित कीजिए और बताइए कि संविधान के अनुसार आपको देखना। सबसे जरूरी चीज इसमें यह होती है कि उन सारे लोगों का शपथ पत्र देना पड़ता है कि हम इस पेशे से जुड़े हुए हैं, हमारी ये आय है और हम हमारा ये पता है, इस नाते हमको उसमें संस्था में ये पद दिया जा रहा है और हम उसके मेंबर बन रहे हैं। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपको रजिस्ट्रेशन का पता देना पड़ेगा। जैसे हमने कहीं से रजिस्ट्रेशन कराया तो रजिस्ट्रेशन का आप पता कहीं से दीजिए। पता के लिए आपको सबसे जरूरी चीज ये है कि उस व्यक्ति के जिसके पता आपने दिया है उससे आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लीजिए। उसको की संस्था को चलाने के लिए आज के यहाँ 2-4 लोग अगर आते जा रहे हैं, बिजली का बिल कैसे दिया जाएगा, किन सब चीजों से कितना लोग मान लीजिए आ रहे हैं, उनके चाय पानी का खर्च कैसे होगा, वहां कुर्सी मेज रखी गई है
तो कुर्सी मेज कैसे मेंटेन की जाएगी? कोई व्यक्ति और है तो उसको वेतन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? और वेतन है, स्वैच्छिक कार्य करने वाला है तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के आजकल हैं कि स्वैच्छिक कार्य करने के लिए तैयार क्यों होंगे? तो आप इन सारी चीजों को उसमें तय करते हैं और अपने बायलाज में बताते हैं कि ये देखिए हमारा ये पता हुआ, इसका रजिस्ट्रेशन का ये पता हुआ, इसके निम्न पदाधिकारी होंगे, ये लोग इसके सदस्य हैं, जी इन सदस्यों को ये काम करने का ये अधिकार है और कैसे उनको हटाया जा सकता है। कहीं ये भी चीज ध्यान में रखनी होगी जी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति संस्था के प्रतिकूल काम करता है, जो उसके अनुकूल काम नहीं हुआ है, तो वैसे व्यक्ति को संस्था में रखने की क्या जरूरत है? तो आप कैसे उसको हटाएंगे? तो आप उसको जनरल बॉडी मीटिंग में इकट्ठा करेंगे या आप अपने कार्यकारिणी की में तय करेंगे, कार्यकारिणी के बाद उसको रेफर करेंगे, रेफर करने के बाद वहां से तय होगा कि इनको हटाया जाना चाहिए कि नहीं हटाया जाना, और हटाए जाने के लिए कुल कितने लोग होने चाहिए? कम से कम और जगहों पर तो कहा जाता है कि 3/4 लोग होने चाहिए, जी कहीं कहीं होता है आधे से अधिक लोग होने चाहिए, जिनके कारण जिनको बताया जाता है कि इस व्यक्ति ने ये अनियमितता बरती है और इस अनियमितता के कारण इसको हटाया जाना आवश्यक है, और उस व्यक्ति को सफाई देने का भी मौका दिया जाना चाहिए। ये 2-4 चीजें उसमें दी जाती हैं, तभी जाकर के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। मुख्य रूप से आपको इस नाते कि आप उनका पता दीजिए, अनापत्ति प्रमाण पत्र दीजिए, और उसमें सबसे जरूरी चीज है कि आप ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखिए जो ये आपके संस्था के सदस्य हैं, फिर उनके नियम और उपनियम का आप एक रजिस्टर बना करके आप दे दीजिए। रजिस्टर बना करके आप देंगे तब जाकर के ही उसका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, और नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो। जी सोसाइटी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी यही जानकारियां होनी चाहिए? जी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में यही मेन चीज होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आप जो है एसोसिएशन माने आप अपना एक तरह से ऐसी चीज बना रहे हैं जिसमें सारे लोग शामिल हो रहे हैं। जी तो शामिल हो रहे हैं तो आपका मेमोरेंडम होना चाहिए। आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इस चीज को बताइए कि हम किस कार्य के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। जी मान लीजिए हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, 7 लोग, 10 लोग, 15 लोग। हमारा एक ऐसा है कि हमने एक नियम बनाया है कि जिसमें कि हमारे समान धर्मी लोग हैं। समान धर्मी का तात्पर्य नहीं कि उस धर्म से संबंधित है, समान धर्मी माने मन से सोचने वाले लोग एक तरह के हैं कि हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में यहाँ पर ये विकास होना चाहिए। हम ये सोच चाहते हैं कि महिलाओं के, बच्चियों के, गरीब बच्चियों की शादी में या उनकी पढ़ाई लिखाई में हम खर्च कर सकते हैं। तो पढ़ाई लिखाई में खर्च करने के लिए पैसा आना चाहिए, तो जी पैसे का इकट्ठा कैसे करना होगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। वहां पर बहुत सारी बच्चियां हैं, मान लीजिए अनाथ बच्चियां हैं, अब वो कोई बस में या ट्राम में या ट्रेन में चल रहे हैं, उनके माँ बाप का निधन हो गया, उनका ध्यान देने वाला कोई नहीं है। जी ऐसी स्थिति में एक अनाथालय आपने खोला है और उस अनाथालय में वो बच्ची जा रही है या बच्चा जा रहा है, फिर उनकी पढ़ाई का, उनकी लिखाई का, उनके सोचने का और उनकी शादी विवाह के बारे में भी आपको ध्यान देने के लिए इस ढंग के आप संस्था बनाते हैं, और उस संस्था का आप बताएंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। इस उद्देश्य में हमारा ये है कि हमारा ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पार्ट है, और ये हम इसमें ये तय करते हैं कि देखिए ये हमारे लॉज हैं, हमारे बाइलॉज हैं, हम इन बाइलॉज का पालन करने के लिए, पालन के अनुसार इस बच्चे का, इसकी शिक्षा का या किसी भी व्यक्ति का जी जो मान लीजिए बीमार है, चिकित्सालय में उसको भर्ती कराना है या चिकित्सालय ही खोल देना है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप तय कर दीजिए कि हम देखिए इसके चिकित्सालय में या ऐसे व्यक्तियों की मदद के लिए हम खड़े होते हैं जिससे हम उनको अस्पताल में भर्ती करा सकें। इन सारी चीजों को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देना पड़ता है। तो इस नाते मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप ये मान के चलिए कि वह उसकी रीढ़ की हड्डी है जी जिसके आधार पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। जी आज हम चर्चा कर रहे हैं सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 एक्ट के बारे में। परमानंद पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सर, सोसाइटी के नियम और उपनियम क्या होते हैं और इनका महत्व क्या होता है इसमें?
देखिए, सोसाइटीज के नियम और उपनियम, मेन चीज तो यही होती है कि जैसे आप सोसाइटी गठित करने जा रहे हैं तो उसका तो नियम कोई बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बिना नियम के कैसे चलाएंगे आप। जी। नियम बनाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि हम किस कार्य के लिए इसको बना रहे हैं। ये नियम तो तभी होगा ना, जैसे कहते हैं ना कि सोसाइटी तो सोसाइटी हुई, आपको अपने परिवार को चलाने के लिए भी कि बच्चा बाप से या बच्चा माँ से कैसे व्यवहार करेगा, ये एक नियम घर का होता है। जी। उस नियम को पालन करना पड़ता है। बहन भाई के साथ कैसा व्यवहार करेगी, भाई बहन के साथ कैसा व्यवहार करेगा, या पिता के साथ कैसा व्यवहार करेगा, माँ के साथ व्यवहार करेगा, यह तो एक परिवार में होता है कम से कम। तो ये एक समाज में आप बना रहे हैं, तो माने सोसाइटीज में अगर बना रहे हैं तो सोसाइटीज में तो आप 7 8 10 लोगों को कम से कम रखना होगा उसमें। जी। और वो भिन्न भिन्न जगहों से आते हैं, उनका अलग पेशा होगा। मान लीजिए कोई नौकरी पेशा हो, कोई आदमी व्यापार कर रहा हो, कोई आदमी पत्रकारिता कर रहा हो, कोई व्यक्ति वकालत कर रहा हो, लेकिन वो समान उनका उद्देश्य होगा। वो समान उद्देश्य को लेकर के आपके साथ इकट्ठा। तो अगर आप समान उद्देश्य को लेकर इकट्ठा रहे हैं तो उनका आपको एक नियम बनाना पड़ेगा समान उद्देश्य के लिए, एक उद्देश्य बने जिससे कि हम उसको पूरा कर सकें। यही है उसका नियम। और उसके उसमें उपनियम ये बनाए जाते हैं कि कैसे हम इसको प्राप्त करेंगे, बाइलाज को। और ये रजिस्ट्रेशन कराते समय आप देते हैं, और तभी मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर उन उपनियमों का, उन बाइलाज का वायलेशन करता है यानी उल्लंघन करता है, जी। तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए उसी में हमको अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर मान लीजिए हमने एक 10 15 50 लोगों ने मिलकर के एक सोसाइटी बनाई, जी। और सोसाइटी बनाई है कि हम ये बता दें कि हम एक मान लीजिए इसमें 50 100 लड़कियों को या आप शिक्षा देने के नाम पर आपने उसमें कायदे से काम नहीं किया, और आपने उस धन का जो आया है उसका दुरुपयोग करना। हालांकि उसमें दिया हुआ है कि आप धन का किसी भी तरह का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। जी। सोसाइटी इसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि आप धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे, और आप उसको धन को अगर मान लीजिए उसमें लाभ होता है, 1000 रुपए का खर्च हुआ और आपको 1500 रुपए मिल गए हैं, तो 500 रुपए आप ये नहीं करेंगे डिविडेंड लाभांश की तरह से आप उसको अपने में बांट लें। ये अधिकार सोसाइटी के तहत नहीं दिया गया है। ये पैसा आपको उसी में प्लाउ बैक, जिसको अंग्रेजी में शब्द कहते हैं, कि उस पैसे का उपयोग उसी काम के लिए लगाया जाएगा और उसको उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो उसमें आपको फिर उस काम को लगाना पड़ेगा, ना कि आप लाभांश के रूप में ले सकें। तो यही मुख्य उद्देश्य होता है लॉज बाइलॉज का, यानी उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बाइलॉज भी उसके नियम होते हैं। उन सारी चीजों का आपको पालन करना पड़ेगा। बिना इन नियमों के पालन किए हुए कोई सोसाइटी ठीक ढंग से संचालित नहीं हो सकती है। इसलिए उसके उचित संचालन के लिए आवश्यक है कि उसमें लॉज एंड बाइलॉज बनाए दिए जाएं। जी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सोसाइटी के अधिकार और शक्तियां क्या हैं? देखिए, सोसाइटीज के अधिकार और शक्तियां तो ये हैं, मान लीजिए हम सोसाइटी के मेंबर हो गए हैं, तो हमारी तो कोई जिम्मेदारी होगी कि नहीं, और हमारे जिम्मेदारी तो हमको अधिकार भी मिलेंगे। अधिकार ये है कि जैसे हम उसकी कोई भी मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, और हमारी मीटिंग हो रही है तो हम उसमें कोई सुझाव दे सकते हैं। हमारे जिम्मे सोसाइटी ने कोई जिम्मेदारी लगा दी है तो आप उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। तो हर, जैसे कहते हैं ना कि आपको अधिकार वही मिलता है जहां आपकी कोई जिम्मेदारी होगी। जिम्मेदारी के बिना कोई अधिकार का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जिम्मेदारी और अधिकार दोनों साथ साथ चलते हैं। आप भी जब तक ये नहीं कहेंगे कि हम केवल उसके सदस्य हो जाए, हमको केवल अधिकार मिलते रहे कि हम उस अधिकार में जाकर के बैठे और उसमें सुझाव देते रहे, नहीं, आपको फिर जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप उसका उद्देश्य पूरा कर पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जब सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें आपको राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आपके अधिकार हैं, अधिकार के साथ
आपकी जिम्मेदारियां, इन दोनों चीजों को आपको पूरा करना पड़ेगा। और अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप सोसाइटी की जो एक्ट बना है या सोसाइटी की जो रजिस्ट्रेशन आप उसमें शामिल हुए हैं जी। कि आप उसके प्रति पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। ये ईमानदारी बेसिक ईमानदारी होती है जिसको आपको पूरा करना पड़ेगा। और अगर इसको आप पूरा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से सोसाइटी को ये पूरा अधिकार होता है कि वह आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहे तो करे, लेकिन सप्रमाण कार्रवाई करना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने यहाँ गलत किया है, इसने न तो अपनी ड्यूटीज का, जैसे आप 3 मीटिंग है, जी। 3 मीटिंग में कहा गया कि 3 मीटिंग में आपका आना जरूरी है और 3 मीटिंग में आप नहीं आए तो इसका मतलब आपके सोसाइटी में कोई रुचि नहीं है, जी। ये आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं पूरा कर रहे हैं। तो उसी के आधार पर सोसाइटी आपसे ये सवाल पूछ सकती है कि देखिए हमारे एजेंडा ये था, इस एजेंडा में हमको तय करना था, आपको आना आवश्यक था लेकिन आप आए नहीं, लिहाजा इस स्थिति में क्यों न आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए और जिसका परमिशन हमको रजिस्ट्रार सोसाइटी से लेना पड़ेगा और लिया जाता है। ऐसे ये प्रक्रिया चलती है, बिना इसके कोई सोसाइटी चल नहीं सकती है। जी। सोसाइटीज के प्रबंधन और प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज आपने ठीक कहा, सोसाइटीज के प्रबंधन और प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो प्रबंधन माने उसको मैनेजिंग कमेटी कहते हैं, जो आपने बनाया है। उसमें मान अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होंगे, मंत्री होंगे, 1-2 मंत्री होंगे, ट्रेजरर होंगे। जिनके मान लीजिए ट्रेजरर और मंत्री या ट्रेजरर या अध्यक्ष, इनके निगम से आपने कोई अकाउंट खुलवाया है जिसमें पैसे का लेन देन होता है, तो इन्हीं के माध्यम से आपको देना पड़ा। और सबसे जरूरी चीज होती है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको हर साल उसका ऑडिट कराना पड़ता है। जी। वो ऑडिट कराइए आप, ऑडिट कराने के बाद रजिस्ट्रार के यहाँ पेश करिए, तो उससे क्या होता है कि आपका एक तरह से पारदर्शिता बनी रहती है। इस पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आप कोई ढंग का ऑडिट कराएं या कोई भी चीज मीटिंग में ले आ रहे हैं, पूरी तरह से उसको डिस्कस करें, उस पर विचार विमर्श करें और सारे लोगों के संज्ञान में इस चीज को रखना होगा। कोई गलत काम अगर हो रहा है तो उसमें अधिकार तो इस सोसाइटी के हर सदस्य को है कि उस चीज को जाकर के इंस्पेक्शन करें, उसकी जांच करें और उसको कहीं भी कोई गलती आ रही है तो वो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के संज्ञान में इस चीज को ले आए। और गवर्निंग बॉडी उसी में है कि मान लीजिए कोई घटना हो तो रजिस्ट्रार जो है सबसे बड़ा अधिकारी होता है। रजिस्ट्रार के पास आप कंप्लेंट या शिकायत इस चीज को आप दर्ज करा सकते हैं और बता के उनको कि देखिए ये इसमें गड़बड़ियां पाई गई हैं, इस गड़बड़ियों को हमने ध्यान में रखा है और इस पर इसका तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती है तो सोसाइटी को नुकसान हो सकता है। तो इस नाते इस नुकसान से बचने के लिए आवश्यक है कि इस पर तुरंत ध्यान दिया जाए। तो यह तो है पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, और पारदर्शिता ही किसी सोसाइटी के अच्छे संचालन के लिए आवश्यक होती है। ये गवर्निंग बॉडी और मैनेजिंग कमेटी ही इस चीज को तय करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद परमानंद पांडे जी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के इन खास जानकारी के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।